एम्पिरिकल फार्मूला, इस टॉपिक को अगर देखा जाए ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बच्चे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है। मैंने मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री पूरा का पूरा पढ़ाया, मैंने कभी भी नहीं कहा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हाँ, आने को आ सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ा लेंथी टॉपिक है। एग्जामिनर की कोशिश यही होती है क्योंकि 4 नंबर के लिए ऐसा टॉपिक दे जो कि 4 नंबर के लिए सूटेबल हो, तो उसके लिए ये वाला इंपेरिकल फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कभी भी नहीं कहेगा कि एक्सप्लेन इंपेरिकल फार्मूला, इस तरह क्वेश्चन नहीं आता। आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ रहा था, कहता है डिफाइन इंपेरिकल फार्मूला एंड राइट डाउन द स्टेप्स विच इन्वॉल्व फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इंपेरिकल फार्मूला। ये चीज आ रही होती है, इंपेरिकल फार्मूले की तारीफ करनी है और किन स्टेप्स को चूज करके आप इंपेरिकल फार्मूले को कैलकुलेट कर सकते हो, वो स्टेप्स के नाम और एक्सप्लेनेशन थोड़ी थोड़ी लिखनी है। तो आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ रहा है, वो कहेगा डिफाइन इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला की तारीफ करें एंड राइट डाउन द स्टेप्स, राइट डाउन द स्टेप्स, वो स्टेप्स लिख दें विच इन्वॉल्व जो के इन्वॉल्व हो रहते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ, फॉर द डिटर्मिनेशन के लिए इन्वॉल्व हो रहते हैं ऑफ इंपेरिकल फार्मूला, ऑफ इंपेरिकल फार्मूला। बच्चे पास पेपर में इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आ चुका है कि इंपेरिकल फार्मूला की तारीफ और कौन कौन से स्टेप्स इंपेरिकल फार्मूला को मालूम करने के लिए फॉलो करने पड़ते हैं, उनको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास डेफिनेशन एग्जांपल करेंगे, फिर हमारे पास मेन टॉपिक जो कि स्टेप्स इन्वॉल्व फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इंपेरिकल फार्मूला, उस पर चले जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चे डेफिनेशन की। डेफिनेशन, अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो ये आपने 9th क्लास में पढ़ी है, 10th में भी पढ़ी है डेफिनेशन, फर्स्ट ईयर में आ गए हैं, यहाँ पर भी सेम डेफिनेशन है। द फार्मूला विच रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट नंबर, सॉरी सिंपलेस्ट वॉल नंबर रेशो, एग्जैक्ट नंबर है मॉलिक्यूलर फार्मूले में, सही है। यह है हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला, जिसमें सिंपलेस्ट वॉल नंबर रेशो एटम की, वो हमारे पास फार्मूला कहला रहा होता है इंपेरिकल फार्मूला। द फार्मूला which represent the simplest wall number ratio, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, simplest wall number ratio of atoms in a molecule of a compound, किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में एटम्स की सादा अददी निस्बत को ज़ाहिर करने वाले फार्मूले को हम नाम दे रहे होते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। इसको हम नाम देंगे इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। ये कि हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है। अब ना नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आ जाती है, इसकी एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल, अगर इसकी एग्जाम्पल की बात की जाए तो इंपेरिकल फार्मूला ऑफ, पहली एग्जाम्पल, इंपेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज CH2O। ये हमारे पास ग्लूकोज का इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन, अगर बेंजीन का इंपेरिकल फार्मूला देखा जाए वो है इज CH। ये हमारे पास एग्जाम्पल आ गई है। अब ये फार्मूले किस तरह निकले हैं, जरा ये गौर कीजिएगा। अगर ग्लूकोज का आप मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हो तो ना, ये हमारे पास होता है C6H12O6। इसमें 3 एटम है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पे कार्बन की तादाद देखोगे 6 है, हाइड्रोजन की तादाद 12 है और ऑक्सीजन की तादाद भी 6 है। अब देखो ये सिंपलेस्ट, ये रेशो तो है, देखो 6:12:6, ये रेशो तो है, लेकिन ये सिंपलेस्ट नहीं है। क्यों नहीं सिंपलेस्ट? क्योंकि अभी किसी ऐसे डिजिट पे डिवाइड हो रही है, किसी ना किसी डिजिट पे, सही है। सबसे पहले ये 2 पे डिवाइड होगी, 2 पे डिवाइड करोगे तो 3:6:3, अभी भी सिंपलेस्ट रेशो नहीं है,
अभी भी डिवाइड हो रही है, अभी भी 3 पे डिवाइड हो रही है। अब 3 पे डिवाइड करोगे, यहाँ पे 1:2:1। अब ये रेशो किसी पे भी डिवाइड नहीं हो रही। तो जब सिंपलेस्ट मान जाए, मजीद किसी पे डिवाइड ना हो, तो आपने इसको फार्मूला बनाएगा। ये देखो कार्बन कितने हैं अब 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 1। एक को अमूमन साथ में लिख रहे होते हैं। सही, वो अंडरस्टूड बात है कि यहाँ पे एक मौजूद है। सही है, तो ये था जी हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला ग्लूकोज का, किस तरह कैलकुलेट किया है, इस तरीके से सिंपलेस्ट वॉल नंबर रेशो को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है यहाँ पे, सिंपलेस्ट वॉल नंबर रेशो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये था जी हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला। तो मेन चीज स्टेप्स, ये मेन चीज है। सो स्टेप्स इन्वॉल्व फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इंपेरिकल फार्मूला। स्टेप्स involve for the determination of empirical formula बच्चे ये हेडिंग दे दो। सही है कि हमारे पास कौन कौन स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहते हैं अगर इंपेरिकल फार्मूला आप मालूम करना चाहते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है जी, आप एलिमेंट की स्टेप्स इन्वॉल्व फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इंपेरिकल फार्मूला स्टेप्स। अच्छा, यहां पर ना गौर कीजिएगा, यहां पे सबसे पहला जो स्टेप है ना, यह है डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। पहला स्टेप कि आप एलिमेंट की परसेंटेज, हमने प्रीवियस लेक्चर में डायरेक्ट एलिमेंट की परसेंटेज बाज़ दफ़ा एग्जामिनर आपको दे देता है, अगर नहीं देता तो एक नेक्स्ट हमने टॉपिक पढ़ना है कंबस्शन एनालिसिस। वो एनालिसिस करके हम किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन को मालूम कर सकते हैं। तो ये कोई एलिमेंट कितनी परसेंट में किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद है। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप परसेंटेज कंपोजिशन मालूम कर लो। डिटरमाइन द परसेंटेज composition of elements in a compound। किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन मालूम कर लो। मैं सपोज करता हूँ मेरे पास एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। मैं कहता हूँ ये हमारे पास है कार्बन 50% है, सपोज कर रहा हूँ। हाइड्रोजन मेरे पास है 25% है और ये भी मेरे पास 25% है। मैं सपोज कर रहा हूँ, मैं कोई भी एग्जैक्ट नहीं लिख रहा भाई, ये चीज़ याद रखिए। ये सारी चीज़ें सपोज हैं ताकि आपको साथ साथ थोड़ा थोड़ा इसका प्रैक्टिस भी करवाता जाए, क्योंकि इसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल भी करने हैं। न्यूमेरिकल इसी से रेलिवेंट है। अगर ये चीज़ समझ आ गई, समझ लीजिएगा कि आपको न्यूमेरिकल भी समझ आ जाएंगे इसके रेलिवेंट जितने भी होंगे। सही, पहला स्टेप है जी, आप परसेंटेज कंपोजिशन मालूम कर लो। परसेंटेज कंपोजिशन याद रखिएगा, आप किसी एक्सपेरिमेंट से कर सकते हो या किसी फार्मूले से मालूम कर सकते हो, या एग्जामिनर आपको खुद दे देगा। एग्जामिनर आपको खुद भी दे देता है। तो इसके बाद आपने क्या करना होता है, कार्बन की परसेंटेज कितनी है 50, हाइड्रोजन की है 25 और ऑक्सीजन कितनी है। आपने सबसे पहले परसेंटेज मालूम करके इनके एटॉमिक मैसेज पे डिवाइड करना है इनकी परसेंटेज को। कार्बन का एटॉमिक मैस कितना है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस कितना है 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस कितना है 16। बच्चे ये जो आंसर आपके पास आएगा, मैं सपोज करता हूँ इसका आंसर मेरे पास आ गया 4, सपोज कर रहा हूँ इसका आंसर 25 रहेगा और इसका आंसर मैं सपोज कर रहा हूँ जी 1.5 आ गया। क्या आ गया, ये जो आंसर आएगा इसको हम नाम दे रहे होते हैं एटॉमिक रेशो, नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम, या फिर इसको एक और भी नाम दे सकते हैं, ये हमारे पास मोल्स हैं। ये क्या हमारे पास मोल्स आ गए। कार्बन कितने मोल्स हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं। सही है, सबसे पहले हमने परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करनी है। नेक्स्ट स्टेप है डिवाइड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट टू the atomic mass of element, to the atomic mass of element। एलिमेंट के एटॉमिक मास पे परसेंटेज, ये देखो परसेंटेज को आपने डिवाइड कर देना है उसी एलिमेंट के एटॉमिक मास से, उसी एलिमेंट के एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है। एंड फाइंड,
और उसके बाद आपको मिलेगा एंड फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम, और नंबर ऑफ ग्राम एटम को, और या फिर इसको एक और भी नाम देते हैं मोल। क्या देते हैं नाम? मोल। मतलब हम क्या करते हैं जी, ये छोटा सा फार्मूला भी साथ लिखते जाइएगा। आपने नंबर ऑफ ग्राम एटम मालूम करने के लिए क्या करना है, नंबर ऑफ ग्राम एटम इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एलिमेंट को ऊपर रखो, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट को ऊपर रखना है, उसी एलिमेंट के एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है। बच्चे ये वाला फार्मूला भी साथ लिख दीजिएगा, सही है। ये जो बात मैंने ऊपर कही है ना, वो नीचे मैंने फार्मूले की सूरत में लिख दी है। तो अगर ये वाली चीज़ आप लिखते हो ना एग्जाम में, एग्जामिनर आपका कहीं से नंबर काट ही नहीं सकता, सही है। बात वही है जो ऊपर लिखी है, और नीचे मैंने ऊपर वर्डिंग में लिख दी, नीचे फार्मूले की फॉर्म में लिख दी, परसेंटेज को डिवाइड कर दो एटॉमिक मास पे, आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ ग्राम एटम। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप, अब देखो नंबर ऑफ ग्राम एटम आए, कार्बन के नंबर ऑफ ग्राम एटम जी 4, हाइड्रोजन के 25, ऑक्सीजन के 16। चलो मैं इसको यहां पे इस तरह लिख लेता हूं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्या हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन के 4 हैं, हाइड्रोजन के 25 हैं। ये बच्चों से समझने के लिए है, आपने लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, ना ही इसको एग्जाम में लिखने की कोई भी जरूरत है। मेन बात है समझ आइएगा बस। ये देखो इसके हैं जी 1.5, कहता है इन सब तमाम नंबर ऑफ ग्राम एटम में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? 1.5। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उस पर सबको डिवाइड कर देना है। इसको भी 1.5 पे डिवाइड करो, इसको भी 1.5 पे डिवाइड करो, इसको भी 1.5 पे डिवाइड कर दो, सही है। तो इससे हमारे पास आएगी एटॉमिक रेशो। क्या आएगी? एटॉमिक रेशो। चलो, determine the atomic ratio of element। आपने क्या करना है, एलिमेंट की एटॉमिक रेशो मालूम कर लेनी है, एलिमेंट्स बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम। देखो हमने क्या किया जी, ये सारे के सारे नंबर ऑफ ग्राम एटम, इसको किस पे डिवाइड किया? टू द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ ग्राम एटम। बात को समझिएगा, सही है। नंबर ऑफ ग्राम एटम टू द स्मॉलेस्ट कर लो, लोवेस्ट की जगह पे स्मॉलेस्ट, छोटी, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ ग्राम एटम। और इसके बाद मैं कहता हूं, सपोज किया, इसका आंसर देखें फ्रैक्शन में ही आ रहा है, मैं सपोज कर लेता हूं ये जो आंसर आ रहा है ये मेरे पास है 2.5, ये आ रहा है मेरे पास 16 है, और ये वाला मेरे पास आ रहा है 1, ये वाला आंसर है। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि आप डिवाइड करते हो, आपके पास आंसर इस तरह का भी आ सकता है। मैं कहता हूँ यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 16 आ गया, और यहाँ पे 1 आ गया। दो पॉसिबिलिटी हैं, एक इस तरह का आंसर भी आ सकता है और एक इस तरह का आंसर भी आ सकता है। अब इन दोनों आंसर में फ़र्क क्या है? ये सारे के सारे वोल नंबर हैं, 3, 16, 1, मतलब शारिया का चक्कर ही नहीं है। अगर तो शारिया का चक्कर नहीं है तो आपने इसको एम्पिरिकल फार्मूला दे देना है। क्या करना है? एम्पिरिकल फार्मूला दे देना है। अगर शारिया का चक्कर आ रहा है बीच में, क्या आ रहा है? अगर शारिया का चक्कर आ रहा है, ये देखो ये शारिया का चक्कर है यहाँ पे, तो आपने इसको किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है कि आपका शारिया यहाँ से ख़त्म हो जाए। देखो आप इस नंबर को किस से मल्टीप्लाई करोगे तो शारिया ख़त्म हो जाएगा? 2 से कर दो, इसको भी 2 से कर दो, इसको भी 2 से कर दो। जिससे एक को करोगे बाकियों को भी उससे ही करना पड़ेगा। इसको करोगे तो ये हमारा 5 आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला देने के लिए काम क्या करना पड़ता है? देखो ये है कार्बन के एटम, और ये है हाइड्रोजन के, और ये है हमारे पास से कार्बन है 5, हाइड्रोजन है
32 ऑक्सीजन है 2। और ये वजह से सपोज एग्जाम्पल है, मैं फिर बता रहा हूँ, सपोज से समझने के लिए मैं साथ साथ लेके जा रहा था ताकि बात समझ में आ जाए। चलो जी, अब जब ये वाला काम कर लिया, इफ द एटॉमिक रेशो इज अ वॉल नंबर देन गिव मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर एटॉमिक रेशो वॉल नंबर है तो आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला वहीं पे दे देना है। अगर वॉल नंबर नहीं है तो इसके बाद आपने सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करना है और इसके बाद आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला इसको देना है। तो लिख लो, इफ द एटॉमिक रेशो, अगर एटॉमिक रेशो जो है इज अ वॉल नंबर, WHOLE वॉल नंबर, देन तो फिर आपने करना क्या है, इफ एटॉमिक रेशो इज अ वॉल नंबर देन गिव, या देन गैप इंपीरिकल फार्मूला, इंपीरिकल फार्मूला। इफ, अगर हमारे पास, इफ एटॉमिक रेशो इज नॉट अ वॉल नंबर, एटॉमिक रेशो इज नॉट अ वॉल नंबर, देन मल्टीप्लाई विद द सूटेबल डिजिट। जरूरी नहीं हमेशा 2 ही हो, 3 भी, 4 भी, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन उस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका वो नंबर जो भी सारी में होगा उसको वॉल बनना चाहिए। सो देन मल्टीप्लाई विद अ सूटेबल डिजिट, विद अ सूटेबल डिजिट to get wall number, to get wall number। आपने किसी सूटेबल डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है वॉल नंबर हासिल करने के लिए, एंड देन गिव एम्पिरिकल फार्मूला, एंड देन गिव एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला। तो आपने इसको एम्पिरिकल फार्मूला दे देना है। ये थे जी बच्चे हमारे पास स्टेप्स। कितने स्टेप्स हैं? 4 स्टेप्स हैं, सही है। अगर इससे एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना हो तो एक छोटा सा फार्मूला उसके लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे आपके 4 ही स्टेप्स आ रहे होते हैं, सही है। तो बाज़ दफ़ा इतना ही लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, वो कहता है जी एक्सप्लेन द स्टेप्स विच इन्वॉल्व फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, तो भी आपको पता होना चाहिए, सही। सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन सुन लो। सबसे पहले क्या करना है, परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। इसके बाद नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालने, नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालने के लिए परसेंटेज कंपोजिशन को एटॉमिक नंबर पे डिवाइड करना है। थर्ड नंबर पे आपने नंबर ऑफ ग्राम एटम को स्मॉलेस्ट वैल्यू पे डिवाइड करना है। उसके बाद आ जाएगा एटॉमिक रेशो। अगर तो एटॉमिक रेशो वॉल नंबर है तो एम्पिरिकल फार्मूला दे देना है। अगर हमारे पास वॉल नंबर नहीं है तो आपने इसको किसी ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है कि वो वॉल नंबर हो जाए, और उसके बाद आप इसको एम्पिरिकल फार्मूला देंगे। तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।